हेलो स्टूडेंट, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजगण शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास की जो पॉलिटी की बुक है उसका हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे दोस्तों। और आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम था शीत युद्ध का दौर। ठीक है दोस्तों, हमने फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो शीत युद्ध का दौर है उसमें हम पाठ परिचय के बारे में बात की थी। और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहा था जो क्यूबा का मिसाइल संकट है दोस्तों, उस मिसाइल संकट के बारे में डिटेल से हमने पढ़ा है। और उम्मीद करता हूँ कि आपने फर्स्ट वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुना है, देखा है और उसके साथ ही आपने नोट्स भी बनाए हैं दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों शीत युद्ध होता क्या है। वैसे हमने कल बताया था कि जो शीत युद्ध होता क्या है। शीत युद्ध ऐसा युद्ध होता है जो बिना हथियारों के साथ हम युद्ध लड़ा जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि प्रतिद्वंदिता के साथ तनाव और संघर्ष पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से एक लंबी श्रृंखला के रूप में जो प्रतिद्वंदिता चलती है उसी को हम कह सकते हैं शीत युद्ध कह सकते हैं। तो शीत युद्ध की हम बात करेंगे आज हम बात करने वाले जो शीत युद्ध का जो शीत युद्ध होता क्या है, ठीक है, उसकी हम चर्चा करेंगे और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ आप जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। देखिए दोस्तों, बात करते हैं शीत युद्ध की, बात अपन करते हैं शीत युद्ध होता क्या है। देखिएगा, आपको पता है दोस्तों, कहने का मतलब है कि आपका जो पूरे विश्व में दो वर्ल्ड वार हो चुके हैं, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार आपका हुआ है 1914 से लेकर 1918 के मध्य, और जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ है वो 1939 से लेकर 1945 तक के मध्य। ठीक है, तो फर्स्ट जो वर्ल्ड वार हुआ था, ठीक है दोस्तों, उसमें काफ़ी जनधन की हानि होने से दोस्तों पूरे विश्व में एक लीग ऑफ नेशंस यानी कि राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है, जिससे कि आगामी वर्षों के अंदर दोबारा से वर्ल्ड वार या हम कह सकते हैं एक बहुत ही भयानक युद्ध ना हो। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भी दोस्तों पूरा विश्व जो है वो जनधन की हानि हो चुकी थी, इस भार को झेल चुका था दोस्तों। लेकिन होता क्या है कि दोस्तों जो लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ की जो स्थापना करते हैं दोस्तों, राष्ट्र संघ की स्थापना करने के साथ क्योंकि ये असफल हो जाती है राष्ट्र संघ की स्थापना, और साथ ही राष्ट्र संघ के जो उद्देश्य थे और उसके द्वारा जो विश्व के सभी देशों के साथ जो कुछ नीतियाँ, विदेश नीतियाँ जो बनाई गई थी, उसमें आपको पता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो लीग ऑफ नेशन की स्थापना वो असफल होने से क्या होता है कि सेकंड वर्ल्ड वार प्रारंभ हो जाता है। और दोस्तों सेकंड वर्ल्ड वार आपको पता ही है दोस्तों 1939 से लेकर 1945 के मध्य होता है, और इसकी समाप्ति जब होती है 1945 के बाद में राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है दोस्तों। तो वो तो हम संघ की स्थापना हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं जो शीत युद्ध की बात करेंगे, ठीक है। तो आपको दोस्तों पता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से लेकर 1918 के मध्य हुआ था, लेकिन ये असफल होता है क्योंकि असफलता किसकी होती है, राष्ट्र संघ है, ये असफल होता है। इससे क्या होता है कि सेकंड वर्ल्ड वार हो जाता है। और दोस्तों सेकंड जो वर्ल्ड वार होता है वो 1939 से लेकर 1945 के मध्य होता है, यानी कि 1939 से लेकर 1945 के मध्य होते हैं। और दोस्तों दो बड़ी शक्तियों के मध्य होता है। कहने का मतलब है कि पूरा विश्व जो है वो दो गुटों में बंट जाता है। एक गुट होता है मित्र राष्ट्र, एक गुट होता है धुरी राष्ट्र। इन दो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के मध्य ही युद्ध होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि मित्र राष्ट्रों की जो युद्ध कर रहे थे वो कौन कौन से देश, वैसे काफ़ी देश थे दोस्तों, जिसमें हम अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो बहुत पावरफुल कंट्री थी, उन्हीं के मध्य मैं उन्हीं का नाम आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। जैसे मित्र राष्ट्रों की चर्चा करें तो मित्र राष्ट्रों के अंदर दोस्तों अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है। अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस एक तरफ यानी कि मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध लड़ रहा था। दूसरी धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान है। ये राष्ट्र एक साइड में लड़ रहे थे दोस्तों। परिणाम निकलता है कि ये जो राष्ट्र है, धुरी राष्ट्र, इस युद्ध के अंदर पराजित हो जाते हैं, और जो मित्र राष्ट्र है दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली जो कंट्री थे ये इस युद्ध के अंदर जीत जाते हैं, ठीक है। देखिएगा इस युद्ध के बाद होता क्या है, काफ़ी जनधन की हानि होती है दोस्तों, जनधन की हानि होती है ना, और बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है दोस्तों पूरे विश्व को, ठीक है। तो इससे विश्व के अंदर जनधन हानि को बिल्कुल सुधारने के लिए एक पूरे विश्व ने एक संघ बनाता है, यानी कि UNO, यानी कि हम कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है, ठीक है। यानी कि 1945 के बाद में राष्ट्र संघ की स्थापना होती है
क्योंकि इसका प्रमुख उद्देश्य था कि पूरे विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखें और आगामी वर्षों के में अंदर कभी भी युद्ध ना हो, ऐसे उसकी इसका प्रमुख उद्देश्य था, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक है, तो देखिएगा, अब कहा जाता है कि जो इस जो सेकंड जो वर्ल्ड वार था, ठीक है, इस वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद में दोस्तों क्या होता है कि समाप्ति के बाद शीत युद्ध का दौर प्रारंभ होता है। कहने का मतलब है कि इस फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में सेकंड वर्ल्ड वार होता है। सेकंड वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद में दोस्तों क्या होता है कि शीत युद्ध की शुरुआत होती है। अब देखिएगा, अभी फर्स्ट वर्ल्ड वार में और सेकंड वर्ल्ड वार में तो हमने काफ़ी परमाणु हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं, शस्त्र अस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये पूरे विश्व में काफ़ी जनधन की हानि होती है। तो फिर बाद में जैसे ही शीत युद्ध का जो जनधन की हानि होती है और फिर सेकंड वर्ल्ड वार समाप्त होता है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सीधे हथियारों से ना लड़के हम एक दूसरे की प्रतिद्वंदिता रखते हैं, तनाव कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, एक गुट को नीचा दिखा रहे हैं, दूसरा गुट पहले वाले गुट को नीचा दिखा रहा है। ठीक है, तो उसी को हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, हम शीत युद्ध कह सकते हैं। वो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में शीत युद्ध का दौर प्रारंभ होता है। लेकिन इससे पहले कुछ और भी फैक्ट हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जो द्वितीय जो विश्व युद्ध था, ये द्वितीय विश्व के सभी जो शक्तिशाली देश थे दोस्तों, सभी शक्तिशाली देशों के मध्य ये लड़ा गया था। वैसे काफ़ी सभी देश इसमें शामिल थे, लेकिन जो पावरफुल जो कंट्री थे उन्हीं के बारे में देखेंगे। तो सबसे शक्तिशाली जो देश थे, आपको पता है कि आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा, अमेरिका भी शक्तिशाली देश था, सोवियत संघ भी था। तो आपको पता है कि 13 से 14 कंट्री इसमें अलग होते। जब सोवियत संघ का जो विघटन होता 1991 के अंदर, तो इसमें से 14 या 15 देश अलग होते हैं। इतना बड़ा ये एक संघ था, जिसमें आपको पता रशिया है वो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश बना है। ठीक है, तो वो भी सोवियत संघ से ही विघटन 1919 फर्स्ट को ये विघटित होकर बनाए। तो ये पावरफुल कंट्री थे, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन था उस वक्त, फ्रांस था, जर्मनी, जापान और इटली, ये काफ़ी पावरफुल कंट्री थे। इन्हीं के मध्य लड़ा गया था। वैसे पूरे विश्व में लड़ा गया था, लेकिन हम बात करें सिर्फ जो पावरफुल कंट्री उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे हम देखें तो द्वितीय विश्व के लगभग सभी देशों, शक्तिशाली देशों में शामिल थे। लेकिन अगर हम उसका एरिया देखें, द्वितीय विश्व युद्ध का एरिया देखें, तो देखिएगा, आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो एरिया था काफ़ी लंबा चौड़ा था, पूरे विश्व में है। जैसे ये आपके ये उत्तर और ये पूर्व, ये पश्चिम हो गया है। तो कहने का मतलब जो ये आपका हो गया दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया। कहने का मतलब है कि इसका जो विस्तार था सेकंड वर्ल्ड वार का, इससे सेकंड वर्ल्ड वार का विस्तार अगर देखें तो आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया, देखिए दक्षिणी पूर्वी एशिया है, जो आपके पता है कि जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया में जो भी द्वीपीय जो देश आते हैं, यानी कि सॉरी ये एशिया नहीं है, ओ सॉरी ये आपको पता है, ये जो आपका एशिया कॉन्टिनेंट है ना, ये एशिया कॉन्टिनेंट, इस एशिया कॉन्टिनेंट के ही आपका ये दक्षिणी भाग और ये पूर्वी भाग, यहाँ जो जितने भी कंट्री थे उनके मध्य हुआ। साथ ही आपको पता है कि भारत के कुछ हिस्से भी इसमें शामिल थे। अगर हम दक्षिण पूर्वी एशिया की चर्चा करते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो कंट्री है उनकी बात हम करें तो इसमें चाइना भी शामिल था, और इसमें जो ब्रह्मा है, आज उसको हम म्यांमार बोलते हैं, तो ये भी आपका सेकेंड वर्ल्ड वार में ही पार्टिसिपेट कर रहा था। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि जो भारत है, भारत के जो पूर्वोत्तर जो क्षेत्र हैं, यानी कि पूर्वोत्तर जो कंट्री, जो पूर्वोत्तर जो हिस्से हैं भारत के ना, वो भी जो स्टेट है, वो भी इसमें हम जो हिस्से पूर्वोत्तर भारत की जो भी जितने भी स्टेट हो, या हम कह सकते हैं भारत भी इसके अंदर शामिल था। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वार का जो काफ़ी जो एरिया था वो काफ़ी लंबा चौड़ा था। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है कि जो सेकंड जो वर्ल्ड वार होता है वो 1945 को समाप्त होता है और 1939 को ये प्रारंभ होता है। देखिए अमेरिका है ना, अमेरिका अपने आप को साबित करने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए और दूसरे देश को अपनी शक्ति दिखाने के लिए इस वर्ल्ड वार के अंदर क्या करता है, 1945 में एक जो जापान के दो बड़े सिटी होते हैं दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, तो हिरोशिमा और नागासाकी पर ये परमाणु बम गिरा देते हैं। ठीक है, 1945 में देखिएगा 6 अगस्त 1945 को क्या होता है, 6 अगस्त को, ठीक है, 6 अगस्त 1945 को जो आपका पता है हिरोशिमा, वहाँ का एक जो नगर था हिरोशिमा, इस हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया जाता है 6 अगस्त को। और दोस्तों आपको पता है कि 9 अगस्त को क्या होता है कि 9 अगस्त को
9 अगस्त 1945 को जापान का एक सिटी है नागासाकी, इस नागासाकी पर भी परमाणु बम गिराता है अमेरिका। और इस परमाणु बम गिराता है। तो वैसे तो आपको पता है कि दोस्तों जो इस परमाणु बम गिराने से क्या होता है कि जापान है काफ़ी लंबे समय तक इस युद्ध से उभरता नहीं है दोस्तों, क्योंकि जापान ने तो पहले ही अमेरिका के सामने घुटने टेक देता है। लेकिन इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है, ठीक है, किसकी, इस जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के बाद में क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की क्या होती है, समाप्ति होती है। अब दोस्तों आपको पता है कि जो जापान के द्वारा जापान के ऊपर जो परमाणु बम गिराया जाता है, किसके ऊपर, अमेरिका के द्वारा। तो इसके जो आलोचक थे दोस्तों, आलोचक और जो उसके समर्थक हैं अमेरिका के, भाई अमेरिका के समर्थक तो क्या कहते हैं कि जरूरी था जापान पर परमाणु बम गिराना या युद्ध करना। लेकिन इसके आलोचक और भी इसके अलग अलग तथ्य निकाल के सामने रखते हैं। आलोचक काफ़ी इसकी आलोचना करते हैं, काफ़ी इसकी समर्थक भी करते हैं। तो उनके बारे में देख लेते हैं कि ये जो परमाणु बम गिराना सही था गलत था अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा अमेरिका का जापान पर परमाणु बम गिराने के फैसले का आलोचकों के तर्क बताइए। देखिए आलोचक तो क्या कहते हैं, आलोचक ये कहते हैं कि फर्स्ट, देखिएगा अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिराना गलत था। लेकिन अमेरिका खुद जानता था कि जापान बिल्कुल आत्मसमर्पण कर दिया है, फिर भी अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराना क्या जरूरी था? बताइएगा आप कमेंट में, आप मेरे को बताइएगा जरूरी था क्या? नहीं भाई, कोई भी व्यक्ति है वो आत्मसमर्पण कर रहा है तो फिर उसके ऊपर अत्याचार करना बिल्कुल गलत बात है ना। तो कहने का मतलब वही बात थी कि आलोचक ये कहते हैं कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान बिल्कुल आत्मसमर्पण कर दिया है, लेकिन फिर भी हमें इसके ऊपर इस पर परमाणु बम क्यों गिरा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे भी अमेरिका का बहुत बड़ा एक उद्देश्य था, क्योंकि वो सोवियत संघ को दिखाना चाहता था कि अमेरिका ही विश्व के अंदर सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री है। तो इसीलिए उसने क्या किया, परमाणु बम गिरा है। तो ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये कह रहा है, ये आलोचक कह रहे हैं, ठीक है। मैं किसी पर्सनल कंट्री के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आलोचक कह रहे हैं, ठीक है। तो आलोचकों का मानना ये भी था कि अमेरिका इस कार्रवाई का लक्ष्य सोवियत संघ के एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना। और इसके पीछे भी एक बड़ा उद्देश्य ये था कि जो सोवियत संघ था, ये सोवियत संघ भारत थे, या हम कह सकते हैं कि जो एशिया के जितने भी कंट्री थे, पावरफुल कंट्री थे, उनसे क्या वो सैनिक लाभ उठा रहा था और इसके अलावा राजनीतिक लाभ भी उठा रहा था। अमेरिका को डर था कि अगर ऐसे ये सैनिक लाभ और राजनीतिक लाभ उठाते रहेगा तो एक दिन अमेरिका से भी ये पावरफुल कंट्री बन जाएगी। इसीलिए उसने इस बात को लेकर अमेरिका ने सोवियत संघ को दिखाने के लिए कि एक अमेरिका ही सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री, इसलिए उसने किस पर आक्रमण किया, किस पर परमाणु बम गिराया, नागासाकी हिरोशिमा पर, यानी कि जापान पर, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा तीसरी बात मैं बताऊं कि अमेरिका यह सोवियत संघ को बताना चाहता था कि अमेरिका सबसे बड़ा ताकतवर देश है। मैंने कहा ना, आपको अभी बताया कि अमेरिका ये बताना चाहता था सोवियत संघ को कि जो अमेरिका है, ठीक है, यूएसए ही सब विश्व का सबसे बड़ा ताकतवर देश है। इसीलिए उसने नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो परमाणु बम जब हिरोशिमा और नागासाकी 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 तक नागासाकी पर आक्रमण किया, परमाणु बम गिराया, तो उसका भी प्रभाव आज भी पड़ रहा है। यानी कि जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं तो वो अपंग ही, किसी के हाथ नहीं, किसी के पाँव नहीं, किसी की आंख नहीं है, तो इसका प्रभाव आज भी पड़ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी घटना है दोस्तों विश्व को, और इसको विश्व को समझना चाहिए और आगे आने वाले इन फ्यूचर के अंदर कैसे ऐसा कदम कभी भी नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। उसे देश को नहीं, पूरे विश्व को क्षति हो सकती है। तो मेरा ये मानना है, ठीक है। तो देखिए ये बात हो गई। अब ये तो कि किसी के आलोचकों को कहना। अब देखिए समर्थक क्या कहते हैं, देखिएगा दोस्तों, समर्थक ये कहते हैं कि भैया सही बात है, अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया, वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि परमाणु बम गिराना उसके पीछे कुछ उद्देश्य था। पहला उद्देश्य तो ये था कि अमेरिका जल्दी से जल्दी युद्ध को समाप्त करना चाहता था। साथ ही अमेरिका और साथी राष्ट्रों को ये जताना चाहता था कि आने वाले इन फ्यूचर में कभी भी ऐसा युद्ध ना हो जिससे जन धन को हानि पहुंचे। इसीलिए आलोचक ये समर्थन करते हैं। तो देखिएगा इनकी बात अपन देखते हैं क्या कहते हैं कि युद्ध को जल्दी
जल्दी समाप्त करना था तथा अमेरिका और साथ ही राष्ट्रों के आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना बहुत जरूरी हो गया था। ठीक है, तो बेचारे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी को इसे बिल्कुल विध्वंसकारी बोझ को झेलना पड़ा दोस्तों। ठीक है, तो ये गलत बात है। ठीक है, देखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम हम देखें तो इसका परिणाम क्या निकलता है। बिल्कुल सही बात है कि इस विश्व युद्ध के बाद में क्या होता है कि अनेक जो देश थे दोस्तों, इसके अंदर जैसे जर्मनी है, जापान है, ये सभी के सभी, इटली है, ये सभी के सभी देश हार चुके थे। ठीक है, लेकिन दो बड़े ऐसे कंट्री सामने हैं, ठीक है, मंच पर, जो विश्व की दो शक्तियों के रूप में उभर के हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि वैश्विक राजनीति में के मंच पर दो महाशक्तियों का उदय होता है, एक तो आपके अमेरिका का और एक सोवियत संघ का। अब उस वक्त की बात करें कि 1945 के बाद में ही दो ऐसे कंट्री थे, बड़े ही पावरफुल कंट्री पूरे विश्व में रहे, अमेरिका और सोवियत संघ का। मैं आपको बता दूं कि सोवियत संघ का अगर विघटन नहीं होता तो अमेरिका को पीछे करता सोवियत संघ, क्योंकि सोवियत संघ के अंदर 1991 में विघटन हो जाता है, 14 से 15 देश इससे अलग होते हैं। तो एक जगह इतने देश अगर होते तो स्वाभाविक की बात है कि सोवियत संघ ही बड़ा एक शक्तिशाली देश उभर के सामने आता। लेकिन 1991 को क्या होता है, 1991 या 1992 को इसका विघटन हो जाता है और अनेक कंट्री अलग हो जाते हैं। इससे फिर अमेरिका पावरफुल कंट्री के रूप में विश्व के सामने आता है। ठीक है, तो वो बात करते हैं। देखिएगा दो बड़ी शक्तियां हैं। देखिएगा अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे को मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का प्रमुख कारण था। अब देखिएगा, अब यहाँ से क्या होता कि यूएनओ की स्थापना हो जाती है और यूएनओ का प्रमुख उद्देश्य तो था ही कि विश्व में शांति बनाए रखना है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे अस्त्र शस्त्र से युद्ध ना करके अब पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, तनाव के माध्यम से, ईर्ष्या के माध्यम से और भय के माध्यम से, संगठनों के निर्माण के माध्यम से, सैनिक संगठनों के माध्यम से, आर्थिक सहायता के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से, शस्त्रीकरण के माध्यम से एक देश से अपने दूसरे वाले प्रतिद्वंदी देश को नीचा दिखाना ही शीत युद्ध कहलाता है। तो यहाँ से फिर शीत युद्ध का दौर प्रारंभ होता है। तो दोस्तों मैं कहूँ कि शीत युद्ध होता क्या है, शीत युद्ध किसे कहते हैं। देखिएगा, शीत युद्ध का आशय है दो गुटों के मध्य, यानी कि दो गुट है, दोनों गुटों के मध्य उन बिगड़ते हुए संघर्षों के इतिहास से है जो तनाव, भय, ईर्ष्या आदि का अधिकार था। इसके अंतर्गत दोनों गुटों के संगठनों के निर्माण, सैनिक संगठन, आर्थिक सहायता, प्रचार प्रसार, सैनिक हस्तक्षेप, शस्त्रीकरण आदि के सहारा लिया। इनसे एक दूसरे गुट को नीचा दिखाना चाहता था। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, शीत युद्ध कहते हैं। तो दोस्तों आज हमने शीत युद्ध के बारे में हमने पढ़ा, साथ साथ हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में हमने पढ़ा। और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में जो दोस्तों अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर दो परमाणु बम गिराते हैं, तो उसके आलोचकों के बारे में जो उनके दो तर्क थे उनके बारे में हम पढ़ा। साथ ही जो अमेरिकी समर्थकों के बारे में चर्चा की है। ठीक है, और फिर हमने एक बात बताई कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में वैश्विक राजनीति में दो बड़ी शक्तियां उभर के सामने आती है, अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, तो इसके बारे में हमने चर्चा की। कल हम इसका अगला टॉपिक चर्चा का विषय उसको बनाएंगे। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ जो अपना टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा और इसके नोट्स भी बनाते रहेगा। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।